तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज करने जा रहे हैं नए चैप्टर की शुरुआत। यस, शुभारंभ होगा आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। हालांकि देखा जाए तो आप ये अभी भी फर्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हो। आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट है, राइट। तो ये चैप्टर होने के बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर से इलेक्ट्रोडायनामिक्स आएगा, राइट, जहां चार्जेस मोशन में होंगे उसकी स्टडी की जाएगी। यहाँ चार्जेस स्टेशनरी हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी हो रही है। पहले पार्ट में हमने मतलब कि पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझा है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को समझने में मज़ा भी आया होगा। आज बारी है नए कॉन्सेप्ट्स की और मेरी एक्सपेक्टेशन फिर से है कि आपको मज़ा आएगा। तो बातें बंद करते हैं, चलते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्या है। तो कैपेसिटेंस तो आगे आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा अभी कैपेसिटेंस तक पहुंचने के लिए। यहाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और उस एनर्जी को समझने के पहले मैं एक और दूसरी एनर्जी समझाना चाहूँगा जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिससे हम काफ़ी हद तक फैमिलियर है। पोटेंशियल एनर्जी, बट कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट 11th स्टैंडर्ड में हमारा चैप्टर था, है ना, ग्रेविटेशन का चैप्टर था, उसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। क्लियर है? अच्छा, क्या पढ़ा था उसके बारे में हमने? कि देखो भैया, सपोज ये हमारा अर्थ है, हम अर्थ के सरफेस से कोनो चीज़ को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, एच हाइट तक ले गए, ठीक है। तो युवा से युवा तक ले जाने के लिए हम कुछ वर्क किए। काहे वर्क किए? अपने आप तो गया नहीं ना वो। और अपने आप क्यों नहीं गया? क्योंकि जैसे ही तुम इसको यहाँ रख तो धड़ाक से नीचे चला जाता है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर इसको तुमको ऊपर ले जाना है तो तुमको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट वर्क करना पड़ता है ना। अर्थ इसको ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा होता है, आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हो, तो आप तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हो, है ना, अर्थ के फोर्स के। तो उस केस में आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो जो वर्क आप उस ऑब्जेक्ट पर करते हो वो वर्क उसके अंदर स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है। आप यहाँ से एच हाइट तक पहुँचे, आपने कुछ वर्क किया, वो पूरा वर्क उसके अंदर स्टोर हो गया और वो एनर्जी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अच्छा, हालांकि जो वर्क डन स्टोर हुआ है वो तो पोटेंशियल एनर्जी ही कहलाएगा, पर क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में था, है ना, आपने जो वर्क किया वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क किया, इसलिए इसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में आप एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मूव करते हो, ठीक है, आप मूव कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके अंदर एक एनर्जी बन रही है जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? mgh, जिसमें मास का बहुत बड़ा रोल है ना। किसी ऑब्जेक्ट का जितना मास है उस पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ज़्यादा मास है तो आपको उसे वहाँ तक ले जाने के लिए, सेम हाइट तक ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करोगे मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, मतलब उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। इसको ऐसे भी समझो, एक छोटा सा पत्थर है और एक बड़ा सा पत्थर है, दोनों ऊपर से गिरे, ठीक है, तुम किसके नीचे जाओगे तो ज़्यादा नुकसान होगा? छोटे वाले के नीचे जाओगे तो हो सकता है फूल भूल जाए, बड़े के नीचे जाओगे तो फूट जाएगा, ये फट जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, सेम हाइट से गिराओ तो भी, ठीक है। तो कुल फंडा मिलाकर हमको ये समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कि मास पर है वो डिपेंडेंट, साथ ही साथ कितनी हाइट पर आप ले गए हो। आप जितनी ज़्यादा हाइट तक ले जाओगे उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अल्टीमेटली देखा जाए तो सब कुछ वर्क पर डिपेंड कर रहा है, और वो वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है? मास और हाइट पर, है ना। तो इस तरह का कुछ हमारा पिक्चर था पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। वहाँ हम ग्रेविटेशनल फील्ड में मूवमेंट कर रहे थे। तो वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करूँ, यहाँ क्या था मेरा इस रीजन में? ग्रेविटेशनल फील्ड था मेरा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर यही सेम का मतलब काम मैं क्या करूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में करूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक चार्ज को मूव करूं, ठीक है, एक चार्ज है मेरा Q, इसको मैं मूव करूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी समझो, ठीक है, समझे। ग्रेविटेशनल फील्ड में
ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में आप मास को मूव करते थे तो उसके पास जो एनर्जी बनती थी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती थी। सेम चीज है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, मैंने यहां पर कुछ दिखाया नहीं कि किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ एज्यूम कर लो कि इस रीजन में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक चार्ज को मूव कर रहे हो और उस चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप उसको मूव कर रहे हो। और इसको मूव करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क आपका इस चार्ज के पास स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल तौर पर, ठीक है, सिंपल तौर पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम, इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर बता रहा हूं। क्वांटिटेटिव कहना गलत होगा, क्वालिटेटिव समझो। ठीक है, तो व्हेन अ चार्ज is moved in electric field against the electrostatic force, the work done, द एक्सटर्नल वर्क डन, नहीं ऐसे मत लिखो, पूरा अच्छे से लिख देते हैं, डिटेल में लिख देते हैं, चलो ना। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड विद द चार्ज एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल तौर पर अभी फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को मूव कर रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है इसके आप विरोध में हो। ठीक है, आप उससे पंगा ले रहे हो। ठीक है, तो आप वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा आपको। तो जो वर्क आपने किया वो वर्क चार्ज के अंदर स्टोर हो गया। किस फॉर्म में स्टोर हो गया? एक एनर्जी बन गई उसके पास, वो एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्लियर है? सिंपल तौर पर अपना इतना समझ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, डेफिनेशन भी उसका क्लियर करेंगे अपन। तो अब थोड़ा विस्तार में समझने की बारी है। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम कुछ एजम्पशंस कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू। ठीक है, आसान करने के लिए, हमारा कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है। ठीक है, ऐसा मान लो पॉजिटिव चार्ज है क्यू। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से कुछ दूरी पर दो पॉइंट्स ले रहे हैं हम। एक मेरा पॉइंट है आर, एक मेरा पॉइंट है पी। क्लियर है? यहां पर हमारा एक चार्ज है जो हम आर से पी की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, एक स्मॉल चार्ज है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, इसको हमने स्मॉल क्यू नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल क्यू, जिसे हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है टेस्ट चार्ज। ओके, तो यहां पर हमको कुछ कंसिडरेशंस लेनी पड़ेंगी बच्चों। देखो, एक है हमारा कैपिटल क्यू चार्ज जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां पर ये खाली पॉजिटिव क्यू चार्ज नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो। यहां पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बहुत सारे चार्जेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इनका पूरा ओवरऑल यहाँ पर एक फील्ड बन रहा होगा, अपन ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, केस को सिंपल रखने के लिए एक ही चार्ज कंसिडर किया है। ये चार्ज हमारा कैपिटल क्यू और ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा हमारा एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो कंसिडरेशंस जो हमको खास ध्यान रखनी है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते वक्त, वो कंसिडरेशंस क्या है? कंसिडरेशंस क्या है हमारी? पहली कि Q एंड स्मॉल q बोथ आर पॉजिटिव। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, द टेस्ट चार्ज
should be so small that it does not disturb the original चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब इसका? आपका ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? कैपिटल क्यू की बात कर रहे हैं। कैपिटल क्यू अपनी एक जगह पर फिक्स है, राइट। आप जैसे ही स्मॉल क्यू लेकर आ रहे हो इसके रीजन में, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है और दूसरा चार्ज आप उसके रीजन में ले आए, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाना चालू कर देंगे, तो दोनों के अंदर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डिस्कशन में ऐसा ही कुछ कंसीडर किया था कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू का है, राइट। तो टेस्ट चार्ज अगर बहुत ही स्मॉल वैल्यू का है तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं डाल पाएगा, राइट, जिसकी वजह से इसका कोई मोशन नहीं होगा, ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। क्लियर है? तो हमने टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल वैल्यू का लिया है ताकि वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ये क्यू की जो पोजीशन है इस पर कोई असर ना डाले, ये यहीं का यही रहे। क्लियर है? इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसकी वजह से इस पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। हालांकि दोनों फोर्स दोनों एक दूसरे पर सेम ही लगाएंगे, राइट, दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो सेम ही लगाएंगे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो इसका मोशन वगैरह है वो नहीं होगा, इसका मोशन हो सकता है। ये चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में क्लियर की थी, वही चीज़ वापस बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो जाके वीडियो देखो। क्लियर है? तो देखो ये स्मॉल क्यू चार्ज है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आर पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ ले जा रहा हूँ। क्लियर है? मैंने दोनों चार्जेस पॉजिटिव लिए थे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अब बताओ दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव होगा? डेफिनेटली रिपल्सिव होगा, है ना। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। इसका इस पर कोई खास फर्क तो पड़ नहीं रहा है, ये वाला भाई इसको धक्का उधर मार रहा होगा, है ना। ये चाहता है कि ये इससे दूर जाए, तो दूर जा मेरे से, दूर हो जा मेरी नज़रों से, है ना। पर ये नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरे पास ही आऊँगा, ठीक है। तो ये अपने आप इसके पास नहीं आ सकता। क्लियर है? क्योंकि ये भाई इसको धक्का मार रहे हैं, दूर रिपल्शन हो रहा है, तो इस चार्ज को इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम चार्ज को आर से पी की तरफ ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है? हम ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, इसका जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। मतलब समझो इधर से पी से होता हुआ आर की तरफ, पी से आर की तरफ लगेगा। हम चार्ज को आर से पी ले आ रहे हैं, उल्टा ले आ रहे हैं, यानी कि हम बाहर से हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं इसको आर से पी तक ले जाने के लिए। क्लियर है? ओके। सो इसको कैसे हम कंसिडर करेंगे? द एक्सटर्नल वर्क शुड बी डन सच दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट गेट एक्सीलरेटेड। कितनी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, सोचो। एक डेफिनेशन बनाने के लिए, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बनाने के लिए हम इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल कहाँ गया? एक्सटर्नल शुड बी डन सच अ वे, एक्सटर्नल वर्क शुड बी डन सच दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट गेट एक्सेलरेटेड, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? द वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। इतना समझ में आता ही होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो, ठीक है। फिर एक और कंसिडरेशन करना है, ये करने के लिए हमको द वर्क मस्ट बी डन वेरी स्लोली। ठीक है। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है और क्यों लिखा गया है? देखो, आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हो, ठीक है। आप उस पर कितना फोर्स लगाओगे? कितना फोर्स लगाओगे? आपको क्या करना है कि इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही ये यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ पहुँचे, आर से पी तक पहुँचे। क्लियर है? तो उसके लिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और उसके लिए आप जो फोर्स लगाओगे वो फोर्स कितना लगाओगे पता है? जितना ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उतना ही फोर्स आपको इस चार्ज पर लगाना है अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब ये वाला चार्ज इस स्मॉल चार्ज पर F वैल्यू का फोर्स अगर उस तरफ लगा रहा है तो आपको भी F वैल्यू का ही फोर्स इस तरफ लगाना है, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझे? तो नेट फोर्स 0 हो गया
तभी आपका नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और तभी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब क्यों हम ऐसा कंसीडरेशन कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नेट फोर्स 0 रहे और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ है, एक्सेलरेशन ना हो इसके अंदर, क्यों ऐसा हम करना चाहते हैं? क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल वर्क जो हम कर रहे हैं ना, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं है। हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ना, हमने कितना फोर्स लगाया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम हर जगह पर अलग अलग फोर्स लगेगा, राइट? तो वो फोर्स कैलकुलेट करने से आसान है, ठीक है, उससे आसान है कि हम इस चार्ज का ही फोर्स कैलकुलेट करें। इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स तो आसान है ना, वो तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास कूलम्स लॉ है, फॉर्मूला है हमारे पास, है ना? तो ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर्ड टू जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है? तो हम एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाएंगे जितना ये इस पे लगा रहा है। अब वो हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको भाई इस तरह से मूवमेंट करवाना है कि एक्सेलरेशन 0 रहे बस, है ना, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। और ये करने के लिए हमको धीरे धीरे करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये भी बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे पता है? धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, ठीक है, इसको धीरे से मूव करेंगे तो इसके साथ लगने वाला जो फोर्स है और हमारा जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इसमें अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्वायर होगा, ठीक है। हालांकि जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाओगे ना, वो एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेगा, ठीक है, उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि आपने फोर्स लगाया है, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि बहुत धीरे धीरे वर्क कर रहे हो ना, थोड़ा सा लगा के छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा लगा के छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा लगा के छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा लगा के छोड़ दिया, इससे क्या होगा कि थोड़े थोड़े गैप्स में आप काम कर रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा सा फोर्स लगाया और इसके फोर्स का वेट किया, दोनों बैलेंस होकर कैंसिल आउट हो गए। फिर थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसके वजह से लगने वाला जो फोर्स है कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, इसके वजह से लगने वाला फोर्स है जो बैलेंस हो गया, तो कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट होता गया। तो इसीलिए हमको बहुत स्लो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत स्लो वर्क करना पड़ेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है। तो द वर्क मस्ट बी डन वेरी स्लोली इन इनफाइनाइटेसिमल लेंस। समझे कि आपको बहुत स्लो और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मूव करना है। जस्ट थोड़ा सा मूव किया, वेट किया, थोड़ा सा मूव किया, वेट किया, थोड़ा सा मूव किया, वेट किया। इस करने से, ये करने से आप ये चीज एक्वायर कर सकते हो कि एक्सेलरेशन उसका 0 रहे, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहे। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, आपको इसका वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन 0 रखने के लिए क्या करना है? आपको उतना फोर्स लगाना है जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है, राइट। आप लगातार उतना फोर्स कैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ठीक है, इसलिए आप स्लो वर्क करोगे। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसके इतना एग्जैक्ट फोर्स लगा सको, ठीक है। तो आपके पास क्या तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करो, थोड़ा सा मूवमेंट करो। आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, इसका फोर्स लगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हुए, कैंसिल आउट हुए। फिर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, आप सामने वाले फोर्स का वेट करो, ठीक है, कि आपका फोर्स उसका फोर्स कैंसिल आउट हो जाए। फिर आप धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओ, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि आप इस तरफ बढ़ोगे तो इसका फोर्स भी बढ़ेगा, राइट। आप क्लोज जा रहे हो ना, उसके आर पर जितना इसका फोर्स था, ठीक है, जितना था, आप आगे आ रहे हो तो फोर्स इसके वजह से लगने वाला फोर्स और स्ट्रांग होता जाएगा ना, स्ट्रांग, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा था, आप पास आ रहे हो तो इसके वजह से इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो थोड़ा स्ट्रांग होता जाएगा। पास आते आते फोर्स स्ट्रांग होता है, तो आपको और फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाया, आ गया और ज़्यादा लगाया, आ गया और ज़्यादा लगाया, आ गया और ज़्यादा आया। तो इस तरह से आपको फोर्स भी बढ़ाना है ना, हर बार आपको स्टेप में फोर्स बढ़ाना है और सामने वाले फोर्स के साथ कैंसिल आउट होने का वेट करना है, फिर बढ़ाना है, कैंसिल आउट होने का वेट करना है। इस तरह से आप धीरे धीरे वर्क करके इसको R से P तक ले आओगे। क्लियर है? तो ये खास चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? हम जब भी ये वर्क करते हैं तो इस तरह से करते हैं। ओके, अच्छा, अब ये तो आपने अचीव कर लिया कि आप उसको R से P तक ले आए। अच्छा, अब क्या करना है आपको? आपने एक चीज अचीव कर ली कि जितना फोर्स ये लगा रहा था उतना फोर्स लगा के अपने एक्सेलरेशन 0 कर लिया, कांस्टेंट वेलोसिटी को मूव करना है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्यों? आपको पता है R से P तक आप ले आए, जितना R से P तक के बीच में आपने वर्क किया है ना, वही वर्क उसके अंदर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मैंने तो यही कहा था ना, यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना वर्क किया आपने उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसने R से P के बीच में कमा लिया। आप उसको यहाँ से यहाँ ले आओगे तो इस दौरान यहाँ से यहाँ तक का जितना वर्क करोगे वो वर्क उसका यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर रहा है। तो वर्क डन, ठीक है, हालांकि ऐसे मैं लिखूँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम R टू P, ठीक है।
हालांकि पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखो, एक्वायर्ड बाय चार्ज, कौन सा चार्ज, स्मॉल क्यू। जो स्मॉल क्यू पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा वो कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम आर टू पी। ठीक है, आर से पी तक लाने के लिए आप जितना वर्क कर रहे हो वही वर्क उस चार्ज ने एक्वायर किया है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज क्यू, ठीक है, व्हाइल इट मूव्स फ्रॉम आर टू पी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम आर टू पी। ठीक है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, वर्क डन ऐसे ही मिलता है हमको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, हम तो ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स कर रहे थे, है ना, और मैंने ये भी बताया कि आप जैसे आर से पी की तरफ मूव करोगे फोर्स में चेंज आता जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ लगने वाला फोर्स है वेरिएबल फोर्स है ना। डिस्टेंस चेंज होता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, और आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए लगा रहे हो, मतलब जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है उतना ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, यही हो रहा है ना। क्लियर है? ताकि एक्सेलरेशन जीरो रहे, तो आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो जितना कि आपका चार्ज उस पर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पर जितना फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो फोर्स है वेरिएबल है, इसलिए आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो भी तो वेरिएबल है ना। तो जब वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है तो हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप, आर से पी की तरफ ले जा रहे हो, तो आर टू पी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। क्लियर है? ऐसे वर्क डन मिलता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कैलकुलेट करना मुश्किल है, आसान कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ही तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है हर पॉइंट पर, है ना। जिस जिस पॉइंट पर आपने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू चेंज की हो, क्यों चेंज की है, ताकि आप इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को काउंटर कर सको, उसको कैंसल आउट कर सको। तो आपका एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही है, मैं ऐसा बोल दूं इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही है हमारा, है ना। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ एफ डॉट डी आर, लेकिन एक फर्क आ जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लग जाएगा, क्यों माइनस लग जाएगा ये तो बताओ। एफ इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर बार, क्योंकि देखो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एफ एक्सटर्नल जितना लगाया आपने उतना ही लगाया था जितना यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, है ना। तो मेरा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही लगा है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन मैंने जो फोर्स लगाया था वो इस तरफ लगाया था और इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो इस तरफ था, यानी कि मेरा फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो मैंने क्या किया, एफ एक्सटर्नल की जगह पर ये लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सही है, लेकिन इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट भी तो था, इसलिए यहाँ माइनस लगा के लिखा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये माइनस आर टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन आर टू पी एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर। ये एक्सटर्नल के लिए मैंने EXT लिखा है, इसके लिए खाली ई लिखा हुआ है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है ना। अच्छा, तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो दो पॉइंट्स के बीच का, मतलब एक्चुअली में आपको क्या मिल रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिल रहा है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल क्लियर है, ये क्या मिला आपको, आपका जो चार्ज है, कौन सा चार्ज, क्यू चार्ज, आर से पी तक गया, इस दौरान उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की वो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, एफ ई का फॉर्मूला, इसकी वजह से यहाँ लगने वाला जो फोर्स है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है, वो आगे आने वाला है, वहाँ देखेंगे। पर फिलहाल इतना समझ लो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क डन हो गया आर टू पी। क्लियर है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज ने गेन की है, इतना फंडा क्लियर है, पक्का, ओके। अच्छा, अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी मिली है वो क्या मिली है, वो इस चार्ज ने आर से पी तक मूव करते टाइम गेन की है। मैंने लिखा ना एक्वायर्ड बाय चार्ज क्यू, है ना। तो इस चार्ज ने आर से पी तक के बीच में इतनी एनर्जी गेन की है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जितनी एनर्जी इसने आर से पी के बीच में गेन की है, आर से पी के बीच में उतना ही एनर्जी का डिफरेंस है, नहीं कह सकते। अरे जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझिए, राइट। इस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट था तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, सपोज थी P1। आप यहां से इसको थोड़ा ऊपर और ले गए तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई P2, राइट। तो P1 पर उसके पास कुछ एनर्जी थी, यहां से आप इसको यहां ले गए तो इसके पास कुछ और एनर्जी आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। तो इस बीच में उसने कितनी एनर्जी गेन की, P2 माइनस P1 गेन की, है ना। यहां पर सपोज 100 जूल हो गया, यहां पर सपोज उसका 70 जूल था,
तो इस बीच में उसने कितना गेन किया, P2 माइनस P1 यानी कि 30 जूल गेन किया, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो ये जो मेरा चार्ज है वो R से P तक आया है, तो R से P तक आने में उसने एनर्जी गेन की है ना। कितनी एनर्जी गेन की है, ये वाली एनर्जी गेन की है। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि ये जो एनर्जी गेन है वो R से P के बीच के एनर्जी का डिफरेंस है, R और P पॉइंट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, ये कह सकता हूं मैं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा ऐसा एक्चुअली में कि दिस इज एक्चुअली में जो आपको ये मिला है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन R एंड P इक्वल्स टू माइनस ऑफ R2P FE डॉट dr बार। तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिला है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को अगर U से डिफाइन करो, U से मतलब डिस्क्राइब करो, डिफाइन नहीं, U से रिप्रेजेंट करें, तो UP माइनस UR इक्वल्स टू माइनस ऑफ R2P FE डॉट dr बार, ठीक है। ये आपको क्या मिला, P और R के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्लियर है। और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है यही इंपॉर्टेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसका डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। तो P और R के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये, क्लियर है। तो अब अपन डेफिनेशन लिखेंगे, अपन लिखेंगे अब डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। तो क्या कहती है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, ठीक है। तो क्या अपन ने पूरी तरह से फॉर्मूला वाइज मतलब डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। फॉर्मूला वाइज अपन ने डिस्कस कर ही लिया है कि R पॉइंट से P पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़े वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। तो लेट्स राइट इट, द पोटेंशियल एनर्जी, आप फुल फॉर्म लिखोगे, शॉर्ट में मत लिखना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन two points in an electric field is equal to the work done in moving a charge from one point to another against the field, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमारे दो पॉइंट्स कौन से हैं, वो R और P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मूव करने के लिए आपने जितना वर्क किया है वही वर्क कहलाता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर है, पक्का, ओके। तो इस केस में आप ये भी लिख सकते हो वर्क डन, ठीक है, मैंने लिखा इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस, यानी कि एक्सटर्नल वर्क, राइट। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डेफिनेशन में ये जो लिखा है ना मैंने वर्क डन, ठीक है, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कि इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मूले में आया था ना हमारा यू पी माइनस यू आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ई डॉट डी आर, ये भी आया था ना फॉर्मूला हमारा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क ले रहे हो आप, ये वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है, उसकी नेगेटिव वैल्यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाती है, ठीक है। या सिंपल तौर पर एक्सटर्नल वर्क के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी डेफिनेशन लिखो, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई अपनी डेफिनेशन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने अपने को पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है द पोटेंशियल एनर्जी
डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन path but only depends on the positions of, या आप बोलो on initial and final position. क्या समझे? आप R से P तक चार्ज को जब मूव कर रहे थे तो आपने वर्क किया था, राइट? तो यहां क्या बोला है कि आप R से P के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हो, वो R से P तक जाने वाले रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ R और P पर ही डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर ही डिपेंड करता है। मतलब ये कि आप R से P तक उसको सीधा सीधा ले जाओ, या आप उसको ऐसे घुमा कर ले जाओ, या आप उसको वहां ले जाकर ये पूरा नीचे से घुमा कर लाकर यहां रख दो, ठीक है? किसी भी केस में R और P के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो सेम है आएगा, ठीक है? सीधा ले जाओ, कैसे भी घुमा के ले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है दोनों पॉइंट्स के बीच का वो सेम होने वाला है। मतलब ये कि इस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, सीधा जाओ घुमा के जाओ, क्लियर है? अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता? रीजन क्या लिखोगे इसका आप? इसका रीजन अगर आपको पूछा जाए तो क्या लिखोगे? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये तो पता है ना हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो होता है ना, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट फील्ड होती है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है 11th में। तो सेम केस यहां पर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, या बोलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है? मतलब एक ही हुआ दोनों का। तो कंजर्वेटिव फील्ड में आप अगर चार्ज को मूव कर रहे हो तो ये जो वर्क कर रहे हो आप, वो वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो है क्या? वर्क डन ही तो है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने मूव करने के लिए जो वर्क डन किया वही तो है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्लियर है? तो वर्क डन जब पाथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, क्लियर है? तो ये हमारा पहला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, पहले इसको मिटाओ तब तो लिखूंगा, है ना? जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। क्या पता चला है? तुमको ही पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, पहला तो लिख दिया कि पाइप पाथ इंडिपेंडेंट है। दूसरा यह है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज ऑफ फिजिकल इंपॉर्टेंस एंड नॉट द पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट। मतलब इंपॉर्टेंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की ही है, जो हमने अभी डिफरेंस निकाला ना, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड किया हमने, वही इंपॉर्टेंट है। किसी पॉइंट पर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मतलब इसका? ये पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, देखो आप चार्ज को R से P तक ले गए थे, तो आपने बोला R से P के बीच में उसने कुछ एनर्जी गेन कर ली, है ना? यहां पर अगर मैं मान लूं, अगर मैं मानूं R पे उसके पास पहले से ही कुछ एनर्जी थी, ठीक है? R के पास उसके पास पहले से ही कुछ एनर्जी थी R पे, वो R से P पर पहुंचा, इसने इस रास्ते में थोड़ी और एनर्जी गेन की, तो अब P पर उसकी एनर्जी और अलग हो गई, है ना? मान लो यहां पर 10 जूल थी, इस रास्ते में उसने 3 जूल गेन किया, यहां पहुंच के 13 जूल हो गया, है ना? अच्छा, तो जो डिफरेंस आया वो 3 जूल का आया, है ना? डिफरेंस कितने का आया? यानी कि डेल्टा यू, यानी कि आपका यूपी माइनस यू आर कितने का आया? 3 जूल का आया, है ना? यूपी पर आपने कितना लिया हुआ था? 10 जूल लिया हुआ था, है ना? यू आर पर आपने 13 जूल लिया हुआ था, है ना? तो ये जो पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, पी आर पर उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, पी पर उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उस पॉइंट पर उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? हालांकि हम उसका यूज करते हैं,
कई बार फिजिक्स में, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अब क्यों ऐसा ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो आपने डेफिनेशन ही जो बनाना शुरू की है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, वो वर्क डन से ही लिया आपने, है ना। आप जो डेफिनेशन ले रहे हो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का, वो क्या ले रहे हो? इसके केस में, वर्क के केस में ले रहे हो। आप वर्क की मदद से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो, डिफरेंस को, और डिफरेंस की मदद से आप पोटेंशियल को डिफाइन करते हो, ठीक है। हम ये डिफरेंस वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करके किसी पॉइंट पर एक चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पर उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइंड करने के लिए हम ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है यही यूज करने वाले। मतलब ये फंडामेंटल है, ठीक है, ना कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो फंडामेंटल है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है तो हम निकालेंगे। अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट ए गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब हम वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, अब किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। डिफरेंस नहीं, अब पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो शुरू करेंगे इसके लिए। तो ये वाला मिटा दो पहले। मैंने क्या बताया, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन। तो ये था मेरा यूपी माइनस यू आर, है ना, इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्म में लिखूं तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर बार आर टू पी, या मैं ऐसा लिखूं माइनस ऑफ आर टू पी एफ ई बार डॉट डी आर बार। एक ही बात है ना। ये आपको क्या दे रहा था? यूपी माइनस यू आर, यानी कि पी और आर के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दे रहा था, है ना, यही दे रहा था। अच्छा, अब इसके बाद ऐसे जा रहे हैं अपन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ आर पर जो फोर्स लग रहा है और पी पर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है? आर इस चार्ज से ज़्यादा दूर है, दूर रहता है तो फोर्स कम होता है, यानी कि आर पर फोर्स कम लग रहा है, पी पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना। तो अगर आर पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसे आपको ढकेलने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा? आप कितना वर्क करते हो, कितना फोर्स देते हो आप बाहर से? जितना ये उस पर फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स तो हम दे रहे थे, है ना। तो ये इस पर यहाँ पर कम फोर्स लगा रहा है तो वहाँ पर हमको कम वर्क करना पड़ रहा था, है ना। जब आप पी के पास पहुँचे, है ना, तो पी के पास जैसे जैसे आप पहुँचते हो इसकी वजह से लगने वाला जो फोर्स है बढ़ता जाता है, क्योंकि ये चार्ज पास आ रहा है ना, तो ये उस पर ज़्यादा फोर्स लगाने लगता है। अच्छा, तो आपको भी एक्सटर्नल वर्क करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से जैसे जैसे आप यहाँ जाते हो आप ज़्यादा वर्क करते हो, यानी कि और ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करते हो, और जितना ज़्यादा पास जाओगे आप उतनी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करते हो, इसलिए पास जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना। चार्ज जो है ज़्यादा एनर्जी गेन करता जाएगा जैसे जैसे आप पास जाओगे, और जैसे जैसे आप दूर रहोगे वो कम एनर्जी होगी उसके पास, है ना। तो आर पर कम एनर्जी थी, पी पर ज़्यादा एनर्जी थी, ये आप मानते हो, यानी कि आर पर जो एनर्जी थी वो कम थी, पी पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके, ऐसा हम कह सकते हैं, पक्का। तो हम ये माने कि जब ये आर पर था, अगर मैं ये आर को इन्फिनिटी ले लूँ, अगर मैं बोल दूँ कि मेरा जो आर है वो इन्फिनिटी पर है, ये आर पॉइंट मेरा इन्फिनिटी पर लोकेटेड है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आर पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी क्या? तो जब आर इन्फिनिटी पर ले लिया आपने, आपको पता है जैसे जैसे दूर रहोगे वहाँ पर एनर्जी कम होती है, वहाँ पर कम वर्क करना पड़ता है। तो ये आर इन्फिनिटी पर है तो वहाँ पर वर्क डन जीरो होगा ऑलमोस्ट, है ना। तो आपका वहाँ पर वर्क डन जीरो ऑलमोस्ट, तो आपका वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो पी और आर के बीच में अगर वर्क डन निकालना है आपको, आर आपका इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो आर इन्फिनिटी है, दिस इम्प्लाइज u एट आर इज इक्वल्स टू जीरो। आर पर जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है, तो आपका ये एक्चुअली में क्या बचेगा? यू पी माइनस यू आर की जगह पे आप क्या लिख दोगे? जीरो लिख दोगे, है ना। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू आर टू पी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टू पी एफ ई बार डॉट डी आर बार। अच्छा, अभी आर को आपने क्या ले लिया था? इन्फिनिटी ले लिया था, है ना, यही है ना।
R2P डेफिनेशन वाइज अपन ने लिखा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। फिर से अपन क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही निकाल रहे हैं। बस अपने जो R का पॉइंट है ना, वो R अपन ने इन्फिनिटी पर ले लिया है, ठीक है। तो इस केस में UP माइनस UR इक्वल्स टू R की जगह पे क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टू P। अच्छा, और ये UP माइनस UR में आपका UR कितना है, 0 हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी पर है, तो वहां पर फोर्स इसकी वजह से लगने वाला वो ना के बराबर फोर्स है। यानी उस केस में वहां पर अगर आपको कोई मूवमेंट वगैरह करवाना है चार्ज को, तो वो मूवमेंट करने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पर इन्फिनिटी के बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में आपने मूवमेंट करवाया, वर्क डन 0 था, और पास लेते हैं, तो यहाँ इस केस में आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, वहां आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पर आपका वर्क डन 0 था, यानी कि UR आपका 0 था, वहां पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, 0, ठीक है। तो आपका ये UR वाला गायब हो गया, यहाँ से खाली UP बचा, और ये जो R था वहाँ पर मैंने इन्फिनिटी डाल दिया, तो फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो गया, है ना। तो ये जो आपको अब फॉर्मूला मिला है, ये किसका फॉर्मूला मिला है आपको, क्या है, खाली P है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट P मिला है आपको, ठीक है। तो यहाँ से अपन डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज at a given point in electric field क्या है, डेफिनेशन में किसके लिख रहा हूं, एक किसी गिवन पॉइंट पर एक चार्ज की क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट मेरा कौन सा है, यहाँ पर P है। अच्छा, वो मुझे कैसे मिलेगा, फॉर्मूला क्या है, इन्फिनिटी टू P F एक्सटर्नल डॉट dr, है ना। यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, अगर यहाँ R होता तो अपन ने लिखा था इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P, ये लिखा था अपन ने। यहाँ इन्फिनिटी आ गया था, मैं ऐसा बोलूँगा इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, है ना, R की जगह इन्फिनिटी आ गया, तो इज इक्वल टू वर्क डन in moving the charge from infinity to कौन सा P पॉइंट, यानी कि तो जो भी गिवन पॉइंट हमारा है ना, टू द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो इन्फिनिटी से P तक लाने के लिए आपने जितना वर्क किया, ठीक है, वही वर्क उस पॉइंट पर यानी कि P पॉइंट पर आपके चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब अगर आपने इन्फिनिटी से कोई एक ऐसा पॉइंट है सपोज T, इस पॉइंट पर आप चार्ज को लेकर आए, ये Q वाले चार्ज को इन्फिनिटी से T पर ले आए, तो इन्फिनिटी से T तक लाने के लिए आपने जितना वर्क किया, वो इस T पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि UT कहलाएगी। अगर इसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से कोई एक अलग पॉइंट है X, इस पॉइंट पर लाकर रखते हो, तो आपने इन्फिनिटी से X तक आने के लिए जितना वर्क किया, वो वर्क इस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो वही लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। और आगे अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं अपन, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डेफिनेशन को आप और ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप कि ये जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ना, यहाँ पर इसमें जो एक्स्ट्रा वर्क लिखा है आपने, वर्क डन, इसके लिए लिख सकते हो इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी डेफिनेशन जैसे मैंने डिफरेंस वाले में बताया था ना कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दो, या लिखो खाली एक्सटर्नल वर्क डन या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों लिखोगे, डेफिनेशन पूरा का पूरा यही है। क्लियर है। फिर अगर आप नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिखोगे तो ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही लिखेंगे। क्लियर है। अब यही लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट। डेफिनेशन भी, सारे कॉन्सेप्ट भी। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, डाउट है, प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वो पूरी तरह से खुला है और आप कमेंट करोगे तो कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।